धर्मेंद्र यादव टिक पाएंगे निरहुआ के सामने? अब देखिए, देश का चुनाव है, ये निरहुआ है और धर्मेंद्र यादव जी का चुनाव नहीं है। आपने कहा अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ अटल बिहारी शर्मा जी खूब बोलते हैं, ललकारते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम भी भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात लिखते पढ़ते रहते हैं। जो आपने कहा देश के प्रधानमंत्री जी का इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतनी साख गिरी है कि निरहुआ वगैरह हवा में उड़ जाएंगे। ये गरीबों के, किसानों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के बिल्कुल विरोध में रही है। और ये इसी बार नहीं, सत्ता में जब जब बीजेपी आई है, सत्ता में जब जब बीजेपी आई है, जब से हम 4-6 बार, 2-3 बार तो देख चुके हैं, अटल जी आए और लोग भी आए, राजनाथ जी की यहाँ सरकार रही, जब जब सत्ता हासिल किया उस समय गरीबों का हनन बीजेपी सरकार में होता है और आगे होता रहेगा। गरीबों का हनन होता है, गरीबों आपके नजरों में? हाँ, गरीबों का हनन होता, किसानों को लूटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, और हम कहते हैं कि हम हमारे यहाँ, हमारे सरकार में कोई दुखी ही नहीं है। अरे नौकरी आप बात कर, नौकरी पे बात करिए। नौकरी कहाँ मिली नौजवान बच्चों को? आपके पास कितना डेटा? आप नौकरी का डाटा बताइए, कितने मिले? नौकरी मिली, नौकरी मिली, अधिकारी की भर्ती हुई तो लंबा हिसाब किताब लिस्ट हुआ, समझ लीजिए किसकी नौकरी हो। और आप बताइए, कोई नौजवान यहाँ बच्चे खड़े, किसको नौकरी मिली है? अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में भेजा है चुनाव लड़ने के लिए, और धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत कर आएंगे, वहां का जनता उनको चुनाव जिताएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का दिया, योजना किए, उन्होंने पूर्वांचल, उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया, उन्होंने विकास किया। इनके शासनकाल में आप देख रहे हैं, शिक्षक के रूप में घपला हुआ है, इतने लड़के बैठे हैं गार्डन में बेचारे सब, आज 2 साल होने वाला है उनको, कोई नौकरी न कोई चाकरी, कहाँ से जीत पाएंगे बताइए आप? नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने स्टेटमेंट दिया था कि आजमगढ़ से अगर चुनाव लड़ना है तो अखिलेश यादव आ जाए और चुनाव में मैं उनको पराजित करूंगा। अब ये निरहुआ का बल बोला था, या फिर उसका कहीं ना कहीं से अहंकार है, या फिर क्या था? लेकिन अखिलेश यादव तो नहीं टिक पाए, लेकिन उन्होंने कल धर्मेंद्र यादव को दोबारा से आजमगढ़ सीट पर उतार दिया है। तो क्या निरहुआ कुछ गुल खिला पाएगा, या फिर धर्मेंद्र यादव जिस तरीके से अगले चुनाव में पराजित हुए थे, निरहुआ दोबारा से उनको पराजित करने में सफलता हासिल कर पाएगा? इन्हीं मुद्दाओं पे आज हम चर्चा करेंगे लखनऊ की जनता से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद मौजूदा कह रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव परिवारवाद करते हैं, यहाँ पे और यादव थे, उनको सीट पे उतारना चाहिए, धर्मेंद्र यादव को उतार दिए। क्या लगता है धर्मेंद्र यादव टिक पाएंगे निरहुआ के सामने? अब देखिए, देश का चुनाव है, ये निरहुआ है और धर्मेंद्र यादव जी का चुनाव नहीं है। आपने कहा अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ अटल बिहारी शर्मा जी खूब बोलते हैं, ललकारते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम भी भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात लिखते पढ़ते रहते हैं। जो आपने कहा देश के प्रधानमंत्री जी का इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतनी साख गिरी है कि निरहुआ वगैरह हवा में उड़ जाएंगे। धर्मेंद्र यादव जब वहां पहुंचेंगे, अब की बार, अगली बार के कुछ हवा और थी, अब की बार कुछ और है। वो जो है, अब देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए इतना घोटाला कर दिया। ये कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इन्होंने एक कानून में संशोधन किया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए। जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी करने का अधिकार नहीं है। हम किससे ले रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, उसके बदले आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है। आपने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया, आपने इनकम टैक्स लॉ में संशोधन किया, तो संशोधन करके जैसे कोई आपने कंपनी एक कमरे में खोला, ना उसमें कोई प्रोडक्शन होता है, ना कोई कर्मचारी है, और वो 500 करोड़ का चंदा दे दिया, ना कुछ बनाया ना कुछ बेचा, और 500 करोड़ कहां से आया? तो बोगस
कंपनी के द्वारा यानी ब्लैक मनी खपाया गया। ये देश के प्रधानमंत्री जी चंदा के द्वारा पाकिस्तान से भी चंदा लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लिए, ईडी और सीबीआई जांच भेज के आज भेजे, 4 दिन बाद 2 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद रहे 100 करोड़ 200 करोड़। दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जब से चुनाव हारे कभी आजमगढ़ में नहीं देखे, लेकिन मैं टिका रह गया। जब अगली बार हम चुनाव हारे थे तो भी आजमगढ़ में टिके थे, दोबारा से जनता ने मुझको चुना, लेकिन अभी भी मैं आजमगढ़ के जनता के बीच में रहता हूं। लेकिन जब तक चुनाव का नतीजे सामने नहीं आए अभी तक धर्मेंद्र यादव दिखाई नहीं पड़ रहे थे आजमगढ़ में। अब दिखाई देंगे ना, अब पता लगेगा कि कौन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। अब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अब निरहुआ से भी पूछा जाएगा आपने आजमगढ़ में क्या विकास किया, कितने लोगों को नौकरी आप भारत सरकार में लगवाए। आप चूंकि एमपी है, बता रहे कि एयरपोर्ट बन गया। अरे एयरपोर्ट पहले बन रहा था। सुनिए, ये एयरपोर्ट सही मतलब है 30 लाख जो है अभी कर्मचारी का जो पद खाली है, वहां निरहुआ ने कई बार प्रधानमंत्री जी से कहा कि साहब उस जो रिक्त पदों पर भर्ती कर लीजिए। क्यों नहीं कहा, सदन में क्यों नहीं बोला। आप कह रहे हैं ना वहां विकास के नाम पे चले जाइए। निरहु का कितना विकास कराए हैं। वो जो अखिलेश यादव की सरकार में जो विकास हुआ था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में जो विकास हुआ था वही विकास हुआ है। जनता आपकी बार भरपूर जवाब देगी निरहुआ को। मतलब कुल मिलाकर के धर्मेंद्र यादव आपके नजरों में वहां से चुनाव जीत का माला पहन करके आएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे कहीं ना कहीं। ये श्योर एंड सर्टन है। इस समय का जो माहौल बना हुआ वो निरहुआ को एकदम हरा के भेजेगा। जिस तरह से उनको सर आंखों बैठाया था उसी तरह अब की बार उनको गिरा के भेज देगा, हरा के भेज देगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ की जनता पर भरोसा है और वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़े होते तो मैं उनको पराजित करता, धर्मेंद्र यादव दोबारा से फिर पहुंच गए हैं, निरहुआ के आगे टिक पाएंगे? मैं पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप ठीक दिखाते हैं। और दूसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूं, ना मैं निरहुआ ना किसी पार्टी का, जो विधायक जो सांसद इस सरकार में जनता की बात काम नहीं किया है तो जनता आपकी सबक सिखाएगी। उन नेताओं को, उन सांसदों को और उन विधायकों को सबक सिखाएगी जिन्होंने काम नहीं किया। नौजवानों बच्चों को नौकरी नहीं दी, आज हर ऑफिसों में जातवाद पे नौकरी दी जा रही है। अंदर गोपनीय तरीके से वो है, कहते एक तो आप कहते हैं कि दलितों के मसीहा है, क्या दलितों के कहीं जितने दलित हैं कितने प्रमोशन कर दिए, कितने। ये आपका नगर निगम में है, ये आप क्या पढ़े लिखे नहीं है, किसी का प्रमोशन सिर्फ जातवाद का प्रमोशन हुआ। वहां से जो लिस्ट आ गई उनका प्रमोशन हुआ। जातवाद कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी आपकी नजरों में जातवाद कर रही है? जो भी देखिए क्या होता है, जो भी इस क्षेत्र में होता है वो अपने लोगों के लिए काम करता है, जनता का काम कोई नहीं कर रहा। और जनता भी की नौजवान बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे, जिनको बेरोजगार बच्चे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, वो अब इस चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। मतलब क्या लगता है आपको कि निरहुआ मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरे भारत में बात बता रहा हूँ। जो नौजवान बच्चे, जो हर माँ बाप अपनी 10-10 लाख 15-15 अपने आप को बेच के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजगार है नहीं। आपने सफाई से लेकर और बाबू तक भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम कहते हैं कि हम हमारे यहाँ हमारे सरकार में कोई दुखी ही नहीं है। अरे नौकरी आप बात कर, नौकरी पे बात करिए। नौकरी कहाँ मिली नौजवान बच्चों को? आपके पास कितना डेटा? आप नौकरी का डाटा बताइए, कितने मिले? नौकरी मिली, नौकरी मिली, अधिकारी की भर्ती हुई, तो लंबा हिसाब किताब लिस्ट हुआ, समझ लीजिए। किसकी नौकरी हुआ? और आप बताइए, कोई नौजवान यहाँ बच्चे खड़े, किसको नौकरी मिली है? अब बताइए, ये 10 साल के अंदर किसी की नौकरी मिली हो? बताइए। नौकरी पे कोई, और जहाँ पे जिसकी बड़ी पहुंच है उसकी हो रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जनता अब की बार बेरोजगारी पे चुनाव होगा, पर चुनाव करेगी, और जो रोजगार की बात करेगा, जो नौकरी की बात करेगा, वही सरकार बनाएगा। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, जैसे सरकार कहती है, ठीक है, सरकार कहती है अगर आप परमानेंट नहीं कर रहे तो जीने लायक वेतन दीजिए, कम से कम। पहले जो सरकारें होती थी, जैसे पोस्ट नहीं होती थी, तो परमानेंट बराबर के उसको सैलरी मिलती थी 2-3 साल, और जब 3 साल हो जाता था तो उसको परमानेंट कर देते थे। तो ये ठेकेदारी प्रथा नहीं थी। अब आप कॉन्ट्रैक्ट पे दिए दे रहे, वो पैसा ज्यादा ले रहा और जो काम कर रहा है उसको 4-5-6 हजार दे रहे। अच्छा आप बताइए, 6-7 हजार में जो बच्चा पढ़ा लिखा गया
वो क्या खाना खाएगा और क्या शिक्षा, वो आगे क्या बढ़ पाएगा, क्या आगे बढ़ पाएगा, क्या खाएगा, क्या शिक्षा पे खर्चा करेगा। बहुत बहुत स्वागत है चाचा आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम गौड़ है, मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जिस तरीके से आपने भी चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि निरहुआ दिनेश लाल यादव जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को भी पराजित कर देते अगर हमारे बीच में आ जाते। अब धर्मेंद्र यादव को चुनाव का टिकट मिल गया है आजमगढ़ सीट से। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से निरहुआ बोल रहे हैं वो धर्मेंद्र यादव को पछाड़ पाएंगे? देखिए, मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में भेजा है चुनाव लड़ने के लिए, और धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत कर आएंगे, वहां का जनता उनको चुनाव जिताएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का दिया, योजना किए, उन्होंने पूर्वांचल, उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया, उन्होंने विकास किया। इनके शासनकाल में आप देख रहे हैं शिक्षक के रूप में घपला हुआ है, इतने लड़के बैठे गार्डन में बेचारे सब, आज 2 साल होने वाला है उनको, कोई नौकरी न कोई चाकरी, कहाँ से जीत पाएंगे बताइए आप? जीतने का कोई लक्ष्य होना चाहिए ना इनके। आप सुन ही रहे हैं लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, भाजपा कहती है 400 पार हम लेकर के जाएंगे, तो अब की जनता किन मुद्दाओं पे जो है वोट करने वाली है? हम बता दे रहे हैं, जनता जैसे गंगा का सफाई हो के लिए झूठे बोल दिए, सब भाजपा का सफाई होने वाला है 2024 में, सत्य बता दे रहे हैं। बता सकते हैं वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 400 पार। अरे यार, भाजपा 400 पार का नारा तो 200 वाला दू सदन वाला, 2 ठे संसद वाला दिन भूल गए का, जब 2 ही सीट उनका था, वो कहा वो भूल गए। एक समय था 2 रहे ना, तो वही आ जाएगा समय, हम तो हमारे 2 हो जाएंगे। हाँ, ये 400 पार छोड़ दीजिए, हम तो हमारे 2 हो जाएंगे। हम तो हमारे 2 हाँ आ जाएगा, हम तो हमारे 2। अगर भैया निरहुआ बात कर रहे हैं तो निरहुआ पहली बार कभी सांसद हैं, धर्मेंद्र यादव जी कई बार सांसद रहे, और दूसरी चीज निरहुआ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं। अब दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, जो जिसको जनता जिताएगी वो सांसद बनेगा, है कि नहीं? और खत्म। वो दोनों बड़ी पर्सनालिटी हैं, दोनों बड़ी पर्सनालिटी हाँ, हैं। जनता जिसको चुनेगी, हाँ, जनता जिसको चुनेगी वो संसद। लेकिन आजमगढ़ में भी तो और यादव थे, वहाँ के यादव को अगर वहाँ का जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाता, टिकट दे दिया जाता तो क्या होता? ये मतलब ये निरहुआ भारी पड़ रहे थे ना, तो भारी सामने भारी कैंडिडेट देना जरूरी था। अच्छा, भारी पड़ रहे थे इसलिए भारी कैंडिडेट देना जरूरी था। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार भुर्जी। मुकेश जी, क्या आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव घोषणा भी हो चुका, 7 चरणों में होने जा रहा है, अब की बार जनता किस मुद्दे को लेकर के वोट करने जा रही है, अपना मतदान करने जा रही है? पहले तो आपके चैनल को और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों से ये जानकारी ली जा रही है। देखिए, अभी तक जो 10 साल में सरकार चली है, ये गरीबों के, किसानों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के बिल्कुल विरोध में रही है। और ये इसी बार नहीं, सत्ता में जब जब बीजेपी आई है, सत्ता में जब जब बीजेपी आई है, जब से हम 4-6 बार 2-3 बार तो देख चुके हैं, अटल जी आए और लोग भी आए, राजनाथ जी की यहाँ सरकार रही, जब जब सत्ता हासिल किया उस समय गरीबों का हनन बीजेपी सरकार में होता है और आगे होता रहेगा। गरीबों का हनन होता है, गरीबों आपके नजरों में? हाँ, गरीबों का हनन होता है, किसानों को लूटा जाता है, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जाती हैं, हर चीज प्राइवेट की जाती है। आपको पत्रकार महोदय मालूम होना चाहिए, अभी 109 ट्रेनें निजीकरण पे कर दी गई हैं। बताइए, जो हमारे देश की संपत्ति होती है, जिससे हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे, हमारे बच्चे आएंगे भविष्य में वो कार्य करेंगे, उसको आप निजीकरण में दे रहे। आने वाले समय में जो अब चुनाव होने जा रहा है, ये बेरोजगारी और महंगाई, आप इधर किसानों को 2000 रुपए भी दे रहे हो, उधर 10 किलो खाद घटा रहे हो। जो डीएपी हमें कांग्रेस सरकार में 600-700 की मिल रही थी, वो हमें मिल रही है 1800 में। आप हमें 2000 रुपए किसानों को दे रहे हो या हमें लूट रहे हो? मतलब आप संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं है। जो खाद, जो हम दवाइयाँ डालते हैं खरपतवार की, कीटनाशक की,
वो इतनी महंगी हो गई। जो हमें सीसी उस समय 75 रुपए की मिलती थी, वो आज हमें 250 250 रुपए की मिल रही है। हमें 2000 दे रहे हैं किसानों को दे रहे हो या हमें बर्बाद कर रहे हो? ये पूंजीपतियों की सरकार रही है और पूर्व में भी जो भी रहे पूंजीपति ही बने सरकार में। गरीबों को कभी हित नहीं मिला है, महिलाओं को कभी सम्मान नहीं मिला है। आपके नजरों में ये सबका साथ, सबका विकास और सबका जो विश्वास का नारा है, ये सफल नहीं है? ये सफल नहीं है, बिल्कुल झूठ है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, गरीब लोग गुजरात में भीख मांग रहे हैं और गुजरात के लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में भीख मांग रहे हैं और हमारा देश जा रहा है हाई कमान में। कैसे जा रहा है? कैसे हाई दिखाई पड़ रहा है? सुनिए, आज से जब कांग्रेस सरकार होती थी तब इतने हमारे बेरोजगार, हम जाते थे चौराहों पे घूमते थे, जो सुबह सुबह लेबर मजदूर जाते हैं खड़े होते थे, तो इन दिनों में ये बहुत गरुए दिन होते हैं कि हर तरीके के काम चालू रहते हैं। लोग हमें चौराहों पे मिलते नहीं थे, हम जाते थे भैया चलो 2 लोग 4 लोग चलो हमारा खेत खुदवा दो, आलू खुदवा दो, ये करवा दो। लोग नहीं मिलते थे ढूंढे। आज चौराहे पहुंचने से पहले हम देखते हैं 1000 2-2 लड़के वहाँ खड़े रहते हैं काम के लिए। ये कहाँ है भाई? कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से जो हमारा मुद्दा था, आप लोगों ने भली बात समझ लिया होगा कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव दोबारा से निरहुआ के सामने गए हैं, वो जीत हासिल कर पाएंगे या फिर अगले बार की तरह फिर दोबारा से आएंगे और निरहुआ बाजी मार कर सांसद बन जाएगा।